लास्ट क्लास जो थी उसमें क्षणिक साम्यावस्था या क्षणिक या निरपेक्ष साम्यावस्था जो थी उसके अंदर जो कंडीशन या जो इक्वेशन निकली थी वो दोनों सक्रियताओं के अनुपात का मान किस इक्वेशन के बराबर आया था? लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस कोष्टक में लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए इंटू टी के बराबर आया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उसकी जो विघटन का समय जो होता है वो टी बराबर क्या आता है? लगभग इनफाइनाइट समय। मतलब किस समय वो विघटित होगा, अगर हम किसी रेडियोधर्मी पार्टिकल के बारे में हमको मालूम ना हो, जैसे कि अगर थोरियम यूरेनियम ऐसे कोई पार्टिकल दिया हुआ हो तब तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली अगर हम जो विघटन का नियम है उसके ग्राफ में देखेंगे तो कोई भी पार्टिकल अगर विघटित होता है तो उसको अनंत समय के पश्चात वो पूर्ण रूप से विघटित होता है, ये हमने पढ़ा था। तो उसी आधार के ऊपर अगर टी बराबर हम इनफाइनाइट रखें या टी का मान बहुत अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में लैम्बडा बी एन बी अपॉन लैम्बडा ए एन ए दोनों सक्रियताओं का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आ जाता है? लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा बी माइनस लैम्बडा ए। क्योंकि औसत आयुकाल जो होता है वो क्या होता है? श्याम गुणांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये मान रखें तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी? टॉ ए अपॉन टॉ ए माइनस के टॉ बी। यहाँ पे टॉ ए तथा टॉ बी किसके किसके मान है? औसत आयुकाल के मान है। मतलब कोई भी रेडियोधर्मी तत्व है उसका औसत आयुकाल किसके रूप में? टॉ ए तथा टॉ बी के रूप में। ए है तो उसका टॉ ए के रूप में, बी है तो उसका टॉ बी के रूप में होगा। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन मिली, इसी इक्वेशन जो ये इक्वेशन नंबर हमने लास्ट साइड तक 3 तक लगा दी थी, ये चौथी इक्वेशन है। इस चौथी इक्वेशन के जो वैल्यू आएगी रेशियो, इस रेशियो का मान जो आएगा उसी रेशियो के मान के आधार के ऊपर हम बता सकते हैं कि वो पदार्थ जो हम ले रहे हैं रेडियोधर्मी पदार्थ जिसका हम विघटन ए से बी में, बी से सी में कर रहे हैं, वो पदार्थ के अंदर साम्यावस्था कौन सी क्षणिक साम्यावस्था है या फिर निरपेक्ष साम्यावस्था है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस रेशियो का जो मान आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब इस रेशियो के अंदर क्या है? दो कंडीशन होती है। इस रेशियो में क्या है? टोटली दो कंडीशन होती है। कल की क्लास में वो दो कंडीशन मैंने आप लोगों को एक कंडीशन मतलब लिखवा दी थी, मतलब वो कौन सी कंडीशन होगी? एक तो कंडीशन में क्या होती है जब टॉ ए का मान क्या है? वेरी वेरी लेस देन टॉ बी। मतलब जो मुख्य रेडियोधर्मी नाभिक है उसका क्या है? औसत आयुकाल किससे कम है? विपरीत जो नया नाभिक बनना है उसकी तुलना में कम है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? जब टॉ ए वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाए? टॉ बी के हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या है? दो कंडीशन पढ़नी है। एक में तो मुख्य रेडियोधर्मी नाभिक का औसत आयुकाल क्या होता है? व्युत्पन्न या नए बनने वाले रेडियोधर्मी नाभिक के औसत काल आयुकाल से अधिक होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है जब मुख्य रेडियोधर्मी नाभिक का औसत आयुकाल क्या होता है? जो नया बनने वाला रेडियोधर्मी नाभिक होता है उसकी तुलना में उसका औसत आयुकाल क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। तो इन दो कंडीशन को अप्लाई करेंगे तब हमें इन रेशियो का अलग अलग मान मिलेगा। उसी के आधार के ऊपर हम ये प्रदर्शित कर पाएंगे कि कौन सी कंडीशन है वो क्षणिक साम्यावस्था को प्रदर्शित करती है और कौन सी कंडीशन है जो कौन सी साम्यावस्था को प्रदर्शित करती है? निरपेक्ष साम्यावस्था को प्रदर्शित करती है। तो इसमें हम मान रखते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर लैम्बडा बी एन बी अपॉन लैम्बडा ए इंटू एन ए। अब यहाँ पे देखो टॉ ए वेरी वेरी ग्रेटर देन है टॉ बी के। टॉ ए जब वेरी वेरी ग्रेटर देन है जी और जी जोड़ना उसको, जब टॉ ए क्या है? वेरी वेरी ग्रेटर देन है टॉ बी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि टॉ ए माइनस टॉ बी का मान क्या हो जाएगा? लगभग टॉ ए के बराबर। जब टॉ ए का मान क्या है? टॉ बी से बहुत अधिक है। मतलब किसका? मुख्य नाभिक का रेडियोधर्मी तत्व का औसत आयुकाल किससे? नए बनने वाले रेडियोधर्मी नाभिक के औसत काल से उसका मान बहुत अधिक है। तो उस कंडीशन में से अगर हम दोनों का क्या कर लिए, एक दूसरे को घटा भी देंगे ना तब भी उसका मान क्या होगा? लगभग किसके? मुख्य नाभिक के रेडियोधर्मी या मुख्य जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसके औसत आयुकाल के बराबर आता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? टॉ ए अपॉन टॉ ए बराबर 1। अब यहाँ पे देखोगे इसका मान किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। मतलब
ये कंडीशन क्या होगी, किसी एक क्षण के ऊपर ही उत्पन्न होगी। कौन सा क्षण, जिस समय पे टॉ ए का मान क्या है, टॉ बी के बराबर, या फिर हम ये कह सकते हैं जिस समय पे दोनों ही पार्टिकल, बनने वाला पार्टिकल और विघटित होने वाला पार्टिकल, दोनों का औसत आयुकाल क्या है, लगभग इक्वली हो जाए, या फिर उन दोनों के अंदर सक्रियता की दर क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर होगी, उसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, यह वाली कंडीशन प्राप्त होगी। और ये कंडीशन जो होती है इसको कैसी साम्यावस्था बोलते हैं, क्षणिक साम्यावस्था। क्षणिक साम्यावस्था कौन सी, सिर्फ एक क्षण के लिए के ऊपर ही उत्पन्न होगी, जिस समय पे क्या होगी, दोनों ही रेडियोधर्मी पदार्थ ए तथा बी दोनों का क्या हो जाए, सक्रियता की दर बराबर होगी, उसी कंडीशन के अंदर कौन सी साम्यावस्था उत्पन्न होगी, क्षणिक साम्यावस्था उत्पन्न होगी। अब दूसरी साम्यावस्था कौन सी है, निरपेक्ष साम्यावस्था। अब इसमें देखो टॉ ए लेस देन टॉ बी है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, यह मान जो है वो क्या होगा, न तो एक के बराबर होगा, या तो इसका मान क्या होगा, एक से कम होगा, या फिर एक से कम होगा। क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो इस कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो जो सक्रियता की दर है उसका मान क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब सक्रियता का मान डिपेंड करेगा द्वितीय नाभिक के औसत आयुकाल के ऊपर डिपेंड करेगा। अब द्वितीय नाभिक का औसत आयुकाल इसके अंदर क्या बताया गया, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो ये सक्रियता की दो अलग अलग पदार्थों की सक्रियता की दर है, इसका रेशियो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। उस रेशियो का मान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से भी कम भी हो सकता है। तो उस वजह से हम जो ये दूसरी वाली साम्यावस्था है ये क्या अनंत समय तक चलेगी। क्यों, क्योंकि किसी समय पे रेडियोधर्मी दोनों के अंदर जो टाइम पीरियड हमने निकाला या औसत आयुकाल है वो क्या है, नजदीक भी हो सकता है, कुछ इनके अंदर अंतर कम भी हो सकता है, किसी समय अंतर ज्यादा होगा। तो वो जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके औसत आयुकाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो औसत आयुकाल के अंदर कितना, मतलब उन दोनों के अंदर अंदर अंतर किस प्रकार से, अधिक अंतर है, कम अंतर है, उस आधार के ऊपर ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। इस वजह से हम इसको कैसी साम्यावस्था बोलेंगे, निरपेक्ष साम्यावस्था। जो कि क्या होगी, अनंत समय तक अनंत समय तक आती रहेगी। क्योंकि हर समय पर क्या होगा, जैसे जैसे वो विघटित हो रहा है तो विघटन के दौरान हमें क्या है, नए नए नाभिक मिलते जाएंगे, जिनके अंदर सक्रियता की दर भी अलग होगी, उनके औसत आयुकाल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग औसत आयुकाल के कारण इस रेशियो का मान भी क्या हो जाएगा, बार बार परिवर्तित होता जाता है, या फिर इस साम्यावस्था का मान भी क्या है, बार बार परिवर्तित होता जाता है। इस वजह से ये साम्यावस्था जो होगी वो क्या होगी, अनंत समय तक आती रहेगी। देख लिया। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर है, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ना रेडियोधर्मी के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक को छोड़ दूं मैंने जो बताए है, उसके बाद वाले टॉपिक आप लोगों के हिंदी मीडियम की दोनों ही बुक में नहीं है। ये दोनों ही टॉपिक, जो आगे वाले टॉपिक जो है आप लोगों के हिंदी मीडियम की जो 2 बुक है जो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी आपकी इस लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर ये दोनों टॉपिक नहीं है। तो जो भी इसके अंदर लिखाया हुआ है, जो मैं नोट्स दे दूंगा उसके अंदर आप लोगों को इसके मिल जाएंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम की कोई बुक एफर्ट करता है जैसे कि वो घोषाल वाली, उस घोषाल की बुक के अंदर ये सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके रेडियोधर्मी सीरीज, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसी श्रेणियां जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रेडियोधर्मी तत्वों को क्या करते हैं, अलग अलग अल्फा तथा बीटा डीके के रूप में क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित करते हैं। तो वो वाली श्रेणियां जो होती है वो क्या कहलाती है, रेडियोधर्मी श्रेणियां। तो कोई भी रेडियोधर्मी तत्व जो होता है वो क्या होता है, किसी एक श्रेणी में उपस्थित नहीं रह सकता। तो उसके अंदर क्या, इसका कारण जो होता है, इसके अंदर या इसके अंदर जो इस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों के अंदर होने का जो कारण होता है, वो इसके अंदर क्या होता है, अल्फा तथा बीटा डीके का बार बार इसके अंदर क्या होना, एक ही क्रम में होना, या फिर उस पार्टिकल के अंदर या जो तत्व हमने लिया है वो क्या करता है, बार बार क्या करता है, अल्फा तथा बीटा डीके को क्या करता रहता है, दोहराता रहता है। उस वजह से क्या होता है, जो हम रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, टोटली कितने 4 श्रेणियों के अंदर क्या करते हैं, विभाजित करते हैं या 4 श्रेणियों में रखते हैं। तत्वों को 4 श्रेणियों में अब इस श्रेणी के ऊपर जो है, जो ये रेडियोधर्मी तत्वों की जो श्रेणियां होती है, इसके ऊपर नॉर्मली कोई क्वेश्चन जो पूछता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के आधार के ऊपर पूछता है। द्रव्यमान संख्या के आधार के ऊपर कैसे, वो तो अभी इसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन ये श्रेणियां जो है वो उसके अंदर किस प्रकार से, कोई भी रेडियोधर्मी श्रेणी है, थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी तथा एक्टिनियम श्रेणी, ये जो 4 प्रकार की आप श्रेणियां देख रहे हो, इन 4 श्रेणियों में किस प्रकार से सीरीज होती है उसके बारे में अभी तक कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं है। लेकिन अगर वो श्रेणी आपको देखनी होगी तो वो मैं आप लोगों को नोट्स के अंदर, जो मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेजूंगा या पीडीएफ के रूप में, उसके अंदर मेरे वो श्रेणी भी बनाई हुई है। पर वो श्रेणी आप लोगों को इतनी आसानी से याद नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही लंबी श्रेणी है। लगभग आप लोगों को 15 से 16 तत्वों के नाम याद करने पड़ेंगे, और उसमें अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से अल्फा बीटा डीके जो होता है उसको भी याद करना पड़ेगा। तो ये जो श्रेणियां जो होती है उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कोई भी आपको पदार्थ का क्या दिया जाएगा, एक द्रव्यमान संख्या दे दी गई हुई, जैसे कि मान लो कि A बराबर 225 या 230, कोई भी द्रव्यमान संख्या दे दी गई, उस द्रव्यमान संख्या के आधार के ऊपर पूछा जाएगा कि यह द्रव्यमान संख्या वाला परमाणु जो है वो कौन सी श्रेणी में के अंदर है, यूरेनियम श्रेणी में, नेपच्यूनियम श्रेणी में, या फिर एक्टिनियम श्रेणी, किसी भी इन चारों में से वो कौन सी सीरीज के अंदर आता है, इसके बारे में एक नॉर्मल 2 नंबर का क्वेश्चन वो पूछता है एग्जाम के अंदर, तो पूछ लेता है। बाकी तो पूछता है तो वो ये पूछ सकता है कि रेडियोधर्मी श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, या तो उन चारों के नाम पूछता है, या फिर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई भी परमाणु द्रव्यमान संख्या दे देगा और उस आधार के ऊपर पूछ लेगा कि यह परमाणु द्रव्यमान संख्या का परमाणु कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये तो जो भी आप रेडियोधर्मी पदार्थ जो पढ़ोगे वो कौन सी सीरीज में, उसको ज्ञात करने के लिए जो द्रव्यमान संख्या जो होती है उस तत्व की वो किसके बराबर होती है, A बराबर
4n प्लस आर के बराबर होती है। इसमें n तो एक क्या होता है, पूर्णांक होता है, तथा r का मान जो होता है वो किस रूप में 0, 1, 2 तथा 3 के रूप में होता है। मतलब r की ये 4 वैल्यू जो है उसी आधार के ऊपर हम बता सकेंगे कि जो रेडियोधर्मी तत्व या जो द्रव्यमान संख्या हमको दी गई है उस द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। वो हम किससे पता करेंगे, इस r की वैल्यू, जो ये r की 4 अलग अलग वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, इसी के आधार के ऊपर हमें पता चलेगा कि वो पदार्थ जो है वो कौन सी श्रेणी के अंदर उपस्थित है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एक एग्जाम्पल a बराबर 223, इसके ऊपर से हम इसके अंदर से a बराबर जो 223 लिखा हुआ है ये किसके अंदर है या ये कौन सी श्रेणी के अंदर उपस्थित है, वो हम क्या ज्ञात कौन से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, a बराबर 4n प्लस r के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इस a का मान 223 इसके बराबर हो जाएगा 4 × 55, यहाँ पे r बराबर क्या आ गया 3 आया। तो यहाँ पे r का मान 3 है, तो इसका मतलब जो a बराबर 223 है वो कौन से श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वह एक्टिनियम श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से a बराबर 225 का जो परमाणु होगा या कोई भी रेडियोधर्मी तत्व होगा वो कौन सी सीरीज में आएगा, वो आप लोग याद करके बता देना इसी के अंदर कमेंट के अंदर। हाँ कल्याण तू दांत निकाल लेना तो इसके बारे में बता दीजिए कौन सी श्रेणी में आएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। कोई भी नाभिक जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन है टोटल कितने प्रकार की होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अंदर ऊर्जा के अंदर होने वाले परिवर्तन, उसके परमाणु क्रमांक में होने वाले परिवर्तन, परमाणु द्रव्यमान संख्या के अंदर होने वाले परिवर्तन, इन सब के ऊपर आधारित होता है। तो जो टोटली ऐसे तो नाभिकीय रिएक्शन आप लोगों के बुक के अंदर बहुत प्रकार की लिखी हुई है, जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है 7 से 8 प्रकार की रिएक्शन ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट है कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रिया होती क्या है, कि नाभिकीय अभिक्रिया हम किसे कहेंगे। तो नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रिया होती क्या है। तो नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कोई भी एक नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक के ऊपर हमने क्या किया, किसी भी अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एनर्जी के कण, गामा किरण इत्यादि कणों को अगर हम क्या करते हैं किसी भी नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं। तो आपतन के पश्चात ये नाभिक क्या करता है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर ले। अवस्था को परिवर्तन से मतलब क्या है, वो किस अवस्था में हो, स्टार्टिंग के अंदर जो नाभिक है वो स्थिर अवस्था में होता है या मूल अवस्था में होता है, मूल अवस्था से वो किस अवस्था में आ जाए,
अल्फा बीटा गामा या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अन्य किसी भी कण का इंसिडेंट होने के पश्चात वो किस अवस्था में आ जाए, एक्साइटेशन स्टेट में आ जाए, या फिर उस नाभिक के परमाणु क्रमांक में परिवर्तन हो जाए, उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या के अंदर परिवर्तन हो जाए, या फिर उस नाभिक की अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो इस प्रकार के परिवर्तन के कारण वो नाभिक क्या हो जाता है, पहले वाले नाभिक से क्या हो जाता है, अलग प्रकार का नाभिक हो जाता है। तो उसी प्रकार की ये जो अभिक्रिया जो इस नाभिक के अंदर पाई जाती है, या जो ये क्रिया जो नाभिक के अंदर होती है, किसके, इन कणों के इंसिडेंट के पश्चात, इन कणों के बोछार के पश्चात, तो इसी प्रकार की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके रूप में हम इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, ए बराबर 225 का निकाला बाग सिंह। इसकी डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, जब किसी नाभिक पर अल्फा बीटा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कणों इत्यादि की बौछार की जाती है तो इन कणों के बौछार के कारण, इन कणों के बौछार के कारण नाभिक का परमाणु क्रमांक Z, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या A तथा उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, किसी भी पार्टिकल जैसे अल्फा बीटा गामा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अन्य ऊर्जा कण जैसे कि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन इत्यादि का क्या किया जाता है, किसी नाभिक के ऊपर क्या किया जाता है, बौछार या उनके ऊपर उनको आपतित किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, वो नाभिक उससे ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, या फिर उनसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के रूप में कणों को ग्रहण करता है, या फिर अपनी मूल ऊर्जा अवस्था से किस ऊर्जा अवस्था में चला जाता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। तो उसका क्या हो जाती है, स्थायित्व की कंडीशन भी परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की अगर क्रिया उसके अंदर इन कणों के बौछार के कारण उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम कैसी क्रिया बोलेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं।
किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में आपतित कण तथा उसमें उत्सर्जित होने वाले कण तथा नए बनने वाले नाभिक के आधार के ऊपर जो अलग अलग रिएक्शन होती है, उसमें जो दो रिएक्शन है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सबसे पहले वो दो रिएक्शन है, पहली वाली रिएक्शन है वो उसके अंदर उपस्थित आपतित कण की एनर्जी के ऊपर, एनर्जी के ऊपर से कैसे? जैसे कि अगर किसी भी कण को अगर हमने क्या किया, किसी नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया या आपतित किया, तो आपतन के पश्चात तो क्या हो, नाभिक के अंदर तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, परंतु जो आपतित कण जिस दिशा के अंदर गति कर रहा था उसकी दिशा क्या हो जाए, पहले की तुलना में परिवर्तित हो जाए। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये कोई भी एक आपतित कण है, ये किसके ऊपर, इस नाभिक के ऊपर इस तरीके से इस दिशा में इंसिडेंट हो रहा है, और अभिक्रिया के अंदर दौरान क्या हो, इसका इसके साथ में क्या हो, इंसिडेंट तो हो, टक्कर तो हो, टक्कर के दौरान इस नाभिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी इस नाभिक या इस कण की दिशा क्या हो जाती है, या तो वो इस दिशा में चला जाए या फिर वो इस दिशा में चला जाए, वो किसी भी दिशा में क्या कर ले, उसकी गति की दिशा क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे? प्रत्यास्थ अभिक्रिया बोलेंगे। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की अभिक्रिया या फिर इसको प्रत्यास्थ अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? प्रत्यास्थ अभिक्रिया, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन की अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत क्या होता है, अगर हम किसी भी आपतित कण को क्या करते हैं, किसी नाभिक, प्रारंभिक नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट के पश्चात उस नाभिक के अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं होता है। ऊर्जा का क्षय न होकर क्या हो, उस नाभिक के अंदर क्या उत्पन्न हो, उस ऊर्जा का क्षय न होकर उस नाभिक के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, लेकिन उसके बावजूद जो नाभिक या जो कण उस नाभिक के ऊपर आपतित हुआ है, उस आपतित कण की दिशा क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया बोलेंगे? प्रकीर्णन अभिक्रिया, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया। तो पहली जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया।
तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो, अगर किसी भी कण को हम क्या करते हैं, प्रारंभिक नाभिक के ऊपर आपतित करते हैं, तो आपतन के पश्चात क्या होगा, उस कण की ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, साथ में प्रारंभिक नाभिक की अवस्था में उसके परमाणु क्रमांक के ऊपर, उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या, इन सब किसी में किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन ना हो, तथा साथ में अगर इस अभिक्रिया के दौरान अगर आपतित कण की क्या हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया कहते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है, 2 हीलियम, मतलब अल्फा कण को जब हम किसके ऊपर, एयू के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, उस नाभिक के अंदर अभिक्रिया के अंदर कोई भी, या उस नाभिक के परमाणु क्रमांक या उसके अंदर नाभिक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, परंतु जो अल्फा कण वापिस उत्सर्जित होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पल है, ये कौन सा एग्जाम्पल है, जो आप सेम एग्जाम्पल पढ़ते थे, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का नियम पढ़ते थे, जिसके अंदर आप सोने की पट्टिका के ऊपर क्या करते थे, अल्फा कण का क्या करते थे, इंसिडेंट करते थे, अल्फा कण को आपतित करते थे, तो वो क्या करता था, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देता था, या फिर वापस पुनः अपनी पुरानी वाली दिशा में आ जाता था। तो वो अभिक्रिया होती थी ना, वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती थी, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया होती थी। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल के रूप में कौन सी अभिक्रिया है, रदरफोर्ड स्वर्ण पट्टिका का नियम। उसके अंदर जो अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया, जिसके अंदर सिर्फ क्या पता किया जाता है, नाभिक के अंदर उपस्थित आवेशों के बारे में पता किया जाता है, या किस प्रकार का आवेश है, या उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उस नाभिक की, उसको पता करने के लिए क्या किया जाता था, अल्फा कण का इंसिडेंट किया जाता था। ठीक है ना। तो ये तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया इसमें कौन सी है, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया। जल्दी, टाइम कितना रहा है, ठीक है छोड़ो, कल जो अप्रत्यास्थ या इसके आगे की जो अभिक्रिया है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे।